नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 का जो है मानसिक अभिरुचि आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि मानसिक अभिरुचि करा दीजिए, मेंटल एप्टीट्यूड। तो दोस्तों यही हम देखेंगे, ठीक? देखिए इसमें क्या है, पहले यही बता दे रहे हैं। इसमें परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित कुल 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। अद्यतन परीक्षा पैटर्न पर आधारित 275 जो है अभ्यास प्रश्न है। यानी जैसे ये चैप्टर है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो है जस्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक दोस्तों। और उसके बाद जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आए मानसिक अभिरुचि के कुल 52 प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित, यानी पूरी व्याख्या सहित दिया हुआ है। तो इतनी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों, हम लोग यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक। 5 से 6 क्लास में हम पूरी ये बुक कंप्लीट कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। समझ में आया कि नहीं? मॉर्निंग 10 बजे वीडियो डेली आपको मिल जाया करेगी। देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या-क्या, देखिए उद्देश्य का आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक। उसके बाद फिर भारत का संविधान मूल कर्तव्य, दोस्तों ये हम आज नहीं इसमें मतलब पिक क्लिक कर पाए, बाद में देखे तो फिर जो है ऐड नहीं किए इसमें। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कल वाली में कर लेंगे, तो एक बार मैं आपको पूरी वहाँ से थोड़ा समझा दूँगा, क्योंकि वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। बाकी आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक दोस्तों। देखिए आज हम देखने वाले क्या है दोस्तों, तो शुरुआत ऊपर से ही करते हैं। देखिए हम जितने भी पहली शिफ्ट, दूसरी, फिर ये मतलब ये 2 शिफ्ट ऊपर वाली और 2 शिफ्ट नीचे वाली, यानी 17 तारीख और 18 तारीख की, जो 17 फरवरी, 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, इनमें 4 शिफ्ट में जितने भी मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे हम देखेंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद फिर कल से हम ये अपना शुरुआत करेंगे, कहाँ से? तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और इसमें 3 टॉपिक देखेंगे, 3 टॉपिक प्लस क्वेश्चन। वैसे 3-3 टॉपिक देखेंगे, यानी 5 में सारा कुछ कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। समझ में आया दोस्त? तो टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, मैं पढ़ देता हूँ कौन-कौन से टॉपिक दिए हैं। देखिए जनहित दिया है, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून एवं शांति व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक सद्भाव यानी कम्युनल हार्मनी, उसके बाद दिया है अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल, फिर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ दिया हुआ है, अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, उसके बाद दिया है व्यावसायिक सूचना यानी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों देखिए ये मतलब इसका कहने का मतलब है, इसे शामिल करने के लिए मतलब इसलिए किया गया है, जैसे हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए जैसे यूपीएससी वाले एथिक्स पढ़ते हैं, तो उनको एथिक्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनके जो अंदर की जो नैतिक चीज़ें हैं वो नज़र आएँ। और सामने दूसरी चीज़ ये है कि हम मतलब जैसे मान लीजिए भीड़ है, तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर लें, कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो पुलिस के तौर पे ऐसे पूछ लेंगे, तो इससे क्या होगा, लड़का जो है पढ़ना शुरू करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें उसे भी जानने को मिल जाएगा, मानसिक अभिरुचि के तहत ना, कि उसकी मेंटालिटी कैसी है, वो क्या सोचता है, तो इसलिए जो है इस एक शामिल कर दिए हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है, फिर पुलिस सिस्टम देख ही लिए हम लोग, फिर समकालीन पुलिस मुद्दे होंगे, कानून व्यवस्था होंगी, कंटेम्परेरी पुलिस इश्यू, लॉ एंड ऑर्डर होगा ना। उसके बाद दोस्तों व्यवसाय के प्रति रुचि होगा, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन होगा, मानसिक दृढ़ता होगी, मेंटल टफनेस होगी। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है। ज़रूरी नहीं कोई आईएएस हो तो फिर उसके जीवन में सॉरी स्ट्रेस ना हो, यानी जो है तनाव ना हो उसके जीवन में। आप देखे होंगे कई सारे आईएएस जो है फांसी भी लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उच्च पद पे जाने के बाद स्ट्रेस नहीं होता दोस्तों, होता है, ठीक। लिखा अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के लिए संवेदनशीलता दोस्तों। उसके बाद है कि लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये इतने टॉपिक हैं दोस्तों, हमारे इसमें 13 टॉपिक हैं टोटल। हम 13 टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ाई करेंगे अपनी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों देर न करते हुए। देखिए इसमें पहले ही पहला जो पूछा गया था 17 फरवरी 2024 का पहला सेट, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसके देखते हैं। देखिए लिखा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, ठीक। मान लीजिए आप तैनात हैं और कोई मेला चल रहा है। यहाँ मान लीजिए आप पुलिस हैं, मेला चल रहा है, वहाँ एक लड़के के ऊपर जो है भीड़ ने क्या किया, चोरी का आरोप लगाया। वो उत्तेजित भीड़ है। दोस्तों देखिए मॉब लिंचिंग हमेशा याद रखिए, जो मॉब लिंचिंग वर्ड है ना, ये जो है कोई जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, समझ में आया कि नहीं? यानी हिंसा पर उतर आए, तो वही मॉब लिंचिंग हो जाती है। मतलब सज़ा पहले ही दे दे, पुलिस पुलिस, कानून ये सब बाद में, पहले वही जो है मौत के घाट उतार दे, तो मॉब लिंचिंग हो जाता है। ऐसा आप देखे होंगे कि साधु के साथ होता है, कहीं किसी के साथ होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें ना। तो यही है मॉब लिंचिंग। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ देते हैं।
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं, तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। अगला दिया है दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर भीड़ है वहाँ पे, तो वहाँ आप ये सब कर नहीं पाएँगे, समझे कि नहीं? क्योंकि भीड़ के आगे आपकी भीड़ नहीं चलेगी। मैंने एक चीज़ हमेशा कहा था आपको, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि जो हमारा ये पूरा समाज है ना, ये नैतिकता पर चलता है। अगर नैतिकता ना हो दोस्तों, तो देखिए 2 पुलिस वाले गाँव में जाते हैं या मतलब कहीं भी जाते हैं, तो लोग डरने लगते हैं, डरते कि नहीं? लेकिन गाँव में वही संख्या कितनी है 500, लेकिन डरते हैं 2 पुलिस वाले से, क्यों? क्योंकि नैतिकता वहाँ जोड़ देती है ना, वरना पुलिस वाले अभी साधारण यूनिफ़ॉर्म में चले जाएँ, उनको पीट-पाट के बराबर कर दें, कोई मतलब है? नहीं। लेकिन वही चीज़ है कि वो जो वर्दी है ना, वही नैतिकता दिखा देती है, वही आदर करना सिखा देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यही चीज़ बताई जा रही है। देखिए इसमें ये ऑप्शन नंबर जो सी लिखा कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। पहले क्या करना है, भीड़ से किशोर को बचा लीजिए और भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। तो ये चीज़ करना चाहिए जिससे जो किशोर है, उसकी जान ना जाए मॉब लिंचिंग में, समझ आया कि नहीं? तो इसका सबसे नंबर मतलब सी जो है सबसे उपयुक्त आंसर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए सही क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई या फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा किशोर को बचाना चाहिए। इस उद्देश्य से भीड़ को तितर-बितर करना चाहिए। निष्पक्ष जाँच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र यानी चार्जशीट फिर दाखिल किए जाने के बाद ही किशोर को आरोपी एक्यूज़ कहा जा सकता है। समझा कि नहीं? यानी आप आरोपी तब तक नहीं कहेंगे जब तक न्यायालय नहीं कहेगा। न्यायालय भाई चोरी हम मान लीजिए किए हैं, किसी चीज़ की चोरी की है, तो वो कोई मतलब बताएगा ना कि आप मतलब जब तक सबूत ना मिल जाए, पर्याप्त तो कोर्ट ना कह दे, तब तक हम चोरी कैसे कह देगा कि कोई चोर हो, ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामले देखने के लिए मतलब कार्ड के मामले को रोकने के लिए आपको देखिए कार्ड क्लोनिंग क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दोस्तों एक होता है कि मतलब चुंबक जो होता है ना, चुंबक के मतलब वहाँ से जो एटीएम को एक्सेस करना, एक चुंबकीय जो है प्रक्रिया होती है थोड़ा एक्सेस करना, वो अभी देखेंगे, आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे बता पाना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है। बाकी यहाँ हम बताएँगे अभी तो समझ में थोड़ा आ जाएगा। हम क्योंकि अभी इसे सर्च किए थे ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने पढ़ा है पहले कभी, नहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, आप लोग डिमांड किए थे तो पढ़ना। तो उसी के हिसाब से मैंने पढ़ा है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें लिखा है कि कार्ड प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन को प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। ठीक, उसके बाद लिखा है संदिग्ध सहभागियों को पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक-एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। फिर विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जाँच करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है उपयुक्त हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं दोनों में सी आंसर दिया है। क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि कार्ड क्लोनिंग निस्संदेह एक तकनीकी विसंगति है, जिसे एटीएम मशीन को एक्सेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अतः इसे एक्सेस लॉग प्रणाली की जाँच और कमज़ोर पक्ष का पता लगाकर उसे दूर किया जाना ही इसका समाधान है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आप एक विशेष सेल से कांस्टेबल हैं, जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालाँकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहाँ आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, यानी दौरा करना होता है सड़कों पर, रात में नहीं होता गश्त लगाते रहते हैं और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है। आपको अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है देखिए, आपको गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। अगला दिया हुआ है कि गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए, मतलब अनिच्छा से करनी चाहिए, इच्छा ना हो फिर भी करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से करनी चाहिए, ठीक? ये दिया हुआ है। फिर अगला दिया हुआ है कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप देखेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक? अनिच्छा से करनी चाहिए ये भी गलत हो जाएगा। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने पर अवसर तलाश करना चाहिए, ये भी गलत। ये है। दोस्तों कभी भी अगर आपको जो कार्य दिया गया है उसे उत्साहपूर्वक करना चाहिए, ठीक? गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बताइए, देखिए यहाँ लिखा है क्योंकि बतौर पुलिसकर्मी
अनुशासन और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना आपका एक पेशेवर व्यवहार है, जिसकी न केवल आपसे अपेक्षा की जाती है, वरन ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया भी जाता है। अतः पूरे उत्साह और मनोयोग से सीखने की प्रवृत्ति के साथ एक दायित्व का निर्वहन ही सही व्यवहार है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला है पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, लिखा है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। देखिए, पहला क्या कहा है कि मतलब प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना, यानी हमें प्रत्यक्ष हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक? और जैसे मान लीजिए हम हैं, कोई मतलब बलात्कार पीड़िता आई हुई है, तो हम ना इन्वॉल्व हों, उसकी जगह पे महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए, सबसे ज़्यादा उपयुक्त नहीं है दोस्तों? क्योंकि वो महिला से महिला जो है आराम से बात कर लेगी और जो है सारी चीज़ें खुल के बता भी सकेगी, है कि नहीं? तो ऐसे आप देखे होंगे बहुत सारे केस होते हैं, तो वहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त है। अगला है कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात करना चाहिए। ये सब दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर केवल इसका ए जो है सबसे उपयुक्त है। ठीक? ऑप्शन नंबर क्या है? ये हुआ। देखिए लिखा छद्म का नाम उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऊपर वाला आपको समझ में आ गया ना क्या क्या कह रहा हूँ? लिखा क्योंकि बलात्कार जैसी मानसिक उत्पीड़न के बाद पीड़िता को बहुत संवेदनापूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होगी, अतः अनुभवी महिला निरीक्षक इस मामले को अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से संभाल पाएगी, ऐसी आशा की जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? तो क्या नाम होगा दोस्तों? प्रभारी है, देखते हैं हम लोग। लिखा है उप महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक, ठीक। उसके बाद लिखा है सर्कल अधिकारी, फिर देखिए लिखा है स्टेशन हाउस अधिकारी, तो ये होता है स्टेशन हाउस अधिकारी। कौन होता है? स्टेशन। अब देखिए सबके बारे में लिखा, उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी से कम 2 अथवा अधिक जिलों में स्थापित रेंज का प्रभारी होता है उप महानिरीक्षक अधिकारी। पुलिस अधीक्षक एसपी जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है, ठीक। पुलिस अधीक्षक। सर्कल यानी सीओ, तो ये होता है एक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कई थाने होते हैं, वो थानों का प्रधान होता है, उसे सीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीओ। अगला दिया है एसएचओ, एसएचओ आप गाड़ी देखे भी होंगे उनके लिखा रहता है स्टेशन हाउस में पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, ठीक दोस्तों, ये होते हैं। तो ये चारों चीजें आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? देखिए दोस्तों, लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? पहला लिखा है व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना, भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। विपरीत होंगे तो हम क्यों करेंगे? ये हटा ही दीजिए। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना। नहीं दोस्तों, अगर गलत कोई कह रहा है तो हम मतलब उसे एक्सेप्ट क्यों करें? समझे कि नहीं? क्योंकि हमें नैतिक मूल्य स्थापित करने हैं। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अगला दिया है स्थिति के लिए समानुभूत और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना। बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही लग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ भी लिखा है व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना। दोस्तों नहीं, बात ये नहीं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, हमेशा हमें संतुलन बना के रखना चलता पड़ता है ना। जैसे अभी कोई कहे कि मतलब जो है 2 लोगों को मारना है और वो आपका एक ख़ास हो, ठीक? और एक आपके घर ही के हों। तो दोस्तों मतलब संतुलन बनाना पड़ेगा, कोशिश ऐसी की जानी चाहिए कि इसमें से किसी की जान ना जाए, ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी से रिलेटेड होता है, सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है, नैतिकता यही कहती है कि हमें इस परिस्थितियों को समझना होता है ना। अगर हम परिस्थिति को नहीं समझेंगे और उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी। पहले से हम मतलब बना तो लेंगे परसेप्शन कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए, लेकिन उस वहाँ जब जाएँगे, देखेंगे, उस समय की परिस्थितियाँ क्या होंगी, तो उस हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है हमेशा। कोई भी आप पद पे बैठे होंगे, तो वहाँ की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही आपको निर्णय लेना होगा। कोई पहले से नहीं बता के देता है कि जो है, ये आएगी परिस्थिति या वो आएगी। आ सकती है, कोई भी आ सकती है ना। लिखा है यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, पढ़ देते हैं। लिखा क्योंकि एक अच्छा कानून वही माना जाता है जिसकी स्वीकार्यता है, जिसके विषय में जन समुदाय बिना किसी भेदभाव की शिकायत के अपनी परिस्थिति के लिए कानून की उपयोगिता के विषय में एक समान अनुभूति रख सके। इस प्रकार कानून की आवश्यकता और जनता की स्वीकार्यता का संतुलन ही उसे स्थायित्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम
चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं आपको मतलब क्या करना चाहिए? देखिए, अभिभावक को सँभालने की भाई-बहन से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एकदम सही बात है। अभी ये मैं कह रहा था पहले कि जैसी परिस्थिति होगी उस हिसाब से हमें निर्णय लेना होगा। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि मतलब आपके पिता हैं, दुर्बलता स्ट्रोक से जो है वो है पीड़ित है दोस्तों। अब देखिए आपके घर में और भी लोग हैं, तो आप उन्हें सौंप दीजिए कि भाई हो या बहन हो या माता हो, आप इनको देखिए क्योंकि यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है हमें करना है राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरण चरण में आपको पता चलता मतलब ये जो इस अभियान में मुझे शामिल होना है, ठीक? ये भी हमारे देश के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हमें संतुलन बनाना। इनको देखने के लिए तो हमारे घर में माता-पिता, भाई-बहन हैं, लेकिन इसको सँभालने के लिए हम पुलिस वाले ही हैं, या जो उच्च अधिकारी हैं वही है ना, सेना है। समझ रहे हो कि नहीं दोस्तों? तो वही चीज़ है, तो ये वाला ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। बाकी पढ़ने को आगे भी पढ़ लेते हैं। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। गलत नहीं बात कर रहा है। अगला है ऑप्स नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप में समन्वित करना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण ड्यूटी को बागडोर सौंपनी चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राथमिकता परिवार नहीं रह जाती कभी भी। हम अगर किसी जॉब में बैठे होते हैं तो प्राथमिकता वहाँ हमारी परिवार ना हो के हमारा पूरा देश हो जाएगा, ना? इसीलिए तो हम बने हैं। भाई कोई डीएम होता है तो उसके लिए राज्य पहले इम्पोर्टेंट हो जाएगा नैतिकता के रूप में। वो तो अलग बात है कि वो परिवार को पहले मानता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन एथिकल बात मैं कर रहा हूँ, तो हमारे लिए देश है। अगर देश में कुछ हो रहा है तो हम परिवार को नहीं सँभालेंगे, हम पहले उस देश को सँभालेंगे ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ लिखा है सही है क्योंकि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान वह मतलब ये मैं पढ़ा हूँ सही है क्योंकि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान वह भी अपने अंतिम चरण में हो तो उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में आपसे कर्तव्यपरायणता, दृढ़ता और व्यवहारिकता की आशा की जाती है। ऐसे में आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि अभिभावक जो बुजुर्ग होंगे को दुर्बलता, स्ट्रोक आना, आयु वृद्धि से संबंधित एक समस्या है जिसके लिए देखभाल किया जाना चाहिए। ऐसे में परिवार के अन्य सदस्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि हम पुलिस हैं और अपने भाई को कह दें जाओ तुम शामिल हो जाओ उसमें और जबकि वो पुलिस भी नहीं है। लेकिन जो है मतलब पिता की जो है जो वो है देखभाल वो तो कोई भी कर लेगा ना। तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, लिखा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति-रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? पहले देखते हैं आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से दूर बचना चाहिए। काहे भैया दूर बचेंगे? अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीतियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ये ज्यादा सही है ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे लिखा है क्योंकि बतौर पुलिस अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करवाना ही आपका उपरोक्त परिस्थिति में सर्वप्रमुख कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत आप नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य है ना दोस्तों, तो उसे पालन करा भाई सभी डिपार्टमेंट उसे ही तो पालन करते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट माई-बाप है हम लोगों का, यानी संविधान का विभाग कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना, तो वही तो देखेगा देश मतलब जो निर्णय देगा उसे मान्य करना पड़ेगा ना और उसे ही लागू करेंगे। सारे लोग करते हैं, सारे थाने हो या कहीं भी हो, तो ये सारी चीज़ें होती। यदि आवश्यकता पड़े तो विरोधी समूहों को सख्ती से भी किया जा सकता है। अगला दिया है आप एक जाँच अधिकारी हैं, एक वीवाई बी सॉरी एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोषमुक्त सुरक्षित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ये पूछा गया। देखिए, इसमें क्या करना चाहिए? आपने मतलब अपने अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जाँच करने से बचना चाहिए। कैसे बचोगे? ऑप्शन नंबर 1 तो तुरंत गलत हो गया, ठीक? आगे बढ़े। अगला है सहमत होने पर दिखावा करना चाहिए। दिखावा काहे करोगे भैया? ये भी गलत है। अभ्रष्ट रहना चाहिए, यानी भ्रष्ट नहीं रहना चाहिए तथा अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक? आप मूवी देखते होंगे तो वहाँ देखे होंगे कुछ लोग घूसखोर होंगे, कुछ लोग जो है दलाल होंगे, होते नहीं हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो हीरो होगा वो अगर पहले दलाली करेगा बाद में फिर मारेगा गुंडों को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी एथिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा। अब लिखा है क्योंकि जाँच अधिकारी को अभ्रष्ट रहना चाहिए
और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता तरीके से पेश करके न्यायिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। अगला दिया हो कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि वह धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, आपको अब क्या करना चाहिए? देखिए, अधिकारी के रूप में बता रहा है, आप देखते हैं कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित, अल्पसंख्यक है उनको पड़ोस में जो है रहने नहीं दिया जा रहा है, ठीक, वंचित किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ये बताना है इसमें। देखिए, आप क्या करेंगे? लिखा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए। अगला है तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित, बहुत सही बात है। भाई अल्पसंख्यक हैं भले ही, लेकिन हमारे देश के ही तो हैं, ना? तो हमें क्या करना चाहिए? एक संवाद करना चाहिए उन लोगों के बीच, ठीक? शिकायत को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। ये नहीं, ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझा कि नहीं दोस्त? क्योंकि तालमेल बना रहेगा तो ज़्यादा लंबे समय तक वो लोग आपस में बने रहेंगे। लिखा है क्योंकि ऐसी परिस्थिति हेतु विवाद समाधान संवाद के सर्वश्रेष्ठतम विकल्प रहेगा ताकि दोनों पक्षों के मध्य दीर्घकालिक व सहमत परक समाधान निकले और लंबे समय तक साथ रहें। अगला है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको मतलब भेजा गया है। दंगा प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों और बहुधर्म, यहाँ मतलब बहुत सारा धर्म है। लिखा है संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। अगला है कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक, मतलब दंगा हो रहा है। उसके बाद देखिए समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना। भाई इनसे क्यों बात करना? चिंता कम होने पर निश्चित कर्फ्यू लगा, क्यों? ये सब क्यों? ऑप्शन नंबर यही जाओ डायरेक्ट कि जो सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, काम खत्म, ठीक। अगला दिया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। यदि संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। तोड़-फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए यहाँ लिखा है क्योंकि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर निवारक नजरबंदी की कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि तोड़फोड़ से बचा जा सके। अचानक से आप जाएंगे किसी को गिरफ्तार करने तो तोड़फोड़ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें होंगी। इस तरह की परिस्थितियों में होने वाली संभावित क्षति अथवा कानून के उल्लंघन आदि से रक्षार्थ की निवारक नजरबंदी की कार्यवाही आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा की जाती है। अगला दिया हुआ कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून परिवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको क्या करना चाहिए यही बताना है। देखिए, शिकायत ग्रहण करके इसे मानवाधिकार को अग्रेसित करना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त व अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। सही बात है, ये ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। उसी वक़्त में हम पुलिस हैं, हम मतलब अगर हैं थाने में तो हमें कार्यवाही करना हमारा कर्म धर्म हो जाएगा क्योंकि हमें तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। लिखा उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान लागू करने चाहिए। ये सब कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। चूँकि पुलिस का प्राथमिक कार्य जनता की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेना होता है, ऐसे में उत्पीड़न की शिकायतों को संजीदगी से लेते हुए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अन्य सभी विकल्प प्राथमिक कार्यवाही के बाद यदि आवश्यकता हो तो उपयोग में लाए जाते हैं। देखिए, हमेशा प्राथमिकता प्रायोरिटी जो होती है दोस्तों, देखिए कोई भी चीज़, मैंने हमेशा हिस्ट्री में आपको एक चीज़ बताया था कि अशोक जब शासक बना तो उसके सामने था कि मतलब पूरे भारत को कैसे मतलब साथ में शामिल किया जाए। उसकी प्राथमिकता क्या थी? सभी धर्मों को एक साथ लाना। तो उसने क्या चलाया? धम्म नीति चलाया कि नहीं? तो उसकी प्रायोरिटी थी, उसकी प्राथमिकता थी कि भारत अलग-अलग देशों में विभाजित है, अगर हम एक मतलब धर्म के साथ करेंगे तो पूरा मतलब भारत जो है एक नहीं हो पाएगा। तो उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, किया कि नहीं? तो ये प्राथमिकता थी उसकी ना दोस्तों। चाहता तो ना करता, क्या कोई दिक्कत थी? नहीं, लेकिन जो वो प्राथमिकता देखता, हमेशा प्राथमिकता देखता है, तो चीज़ें बहुत सारी हैं, एक मतलब मैं तो एक ही पच्चा अशोक का बताया, बाकी हैं बहुत सारी चीज़ें। हम हमेशा प्राथमिकता देखते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ही सेट करने में हमें लगता है बहुत टाइम लगा दिए हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझा दिया हूँ आपको तो ज़्यादा सही है, बाकी अभी हम कर लेंगे 1 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लिखा आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं।
एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? ये बताना है, ठीक? नाबालिग को गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्यों दोस्तों नज़रअंदाज कर दें? नाबालिग के माता-पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। काहे? सावधान। अगला है कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया सही बात है। भाई कोई अगर उल्टा-सीधा फ़ोटो जो है खींच के इधर-उधर कर रहा है, तो फिर उसे गिरफ्तार करना चाहिए, बिल्कुल सही। माता-पिता अपनी बेटी के परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। नहीं यार, यही आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है ना ये वाली। ये जो समस्या आ जाती है तो वो आगे नहीं बता पाती लेडीज़, जब वो कहती है मेरे माता-पिता ही मुझे रोक देते हैं, तो और मैं किससे बताऊँ? तो वो आगे बढ़ती नहीं है और वो अपराध पे बढ़ता जाता है धीरे-धीरे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि क्योंकि उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने के बाद कॉलर आईडी ट्रेस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह भी सहज है कि चूंकि मामला साइबर क्राइम श्रेणी का है तो पुलिस के पास वह अंतरंग तस्वीरें और उनके दुरुपयोग के साक्ष्य आधार स्पष्ट होंगे। अगला है कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है आपको। ये सबसे ज़्यादा मूवी में देखे होंगे आप। जो गुंडा होगा, वो क्या करेगा, गलत-गलत काम करेगा, यौन शोषण करेगा, वगैरह-वगैरह करेगा और फिर अब जो है एक मतलब सूटकेस में पैसा देगा हि पुलिसकर्मी को और कहेगा मामला को रफ़ा-दफ़ा करो, ठीक? ये आप देखे होंगे दोस्तों मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखा मुकदमा छत को मतलब अगर हम होते पुलिस वाले या आप लोग होते तो क्या करते? मुकदमा छत को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। दोस्तों आपको नहीं लगता निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए? बिल्कुल सही है, बस काम खत्म। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जाँच करते समय आपको क्या करना चाहिए? लिखा है प्रतिक्रियाएँ आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। नहीं यार, भड़काऊ हम कमेंट क्यों करें? ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। अगला है सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए। ये वाला सही है, इसमें दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा देखते हैं इसके बारे में क्या है। यहाँ लिखा है क्योंकि ऑनलाइन कट्टरपंथ एक गंभीर और तीव्र गति से फैलने वाला मुद्दा है, सही है। इसके लिए तत्काल ही सतर्कता प्रतिरोध कार्यवाहियाँ संचालित करने की आवश्यकता है और उसी के तहत भ्रामक सामग्रियों की स्निपेट्स या क्लिप्स सभी आधिकारिक चैनलों पर डालकर जनता को सचेत करना चाहिए। उपयुक्त कार्यवाही, सही बात है। अगला है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। देखिए लिखा है क्षेत्र के सभी नागरिकों को ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। भाई सबको तो नहीं कर सकते हो। अगला साइट पंजीकरण पर पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। ये वाली एकदम सही बात है, ठीक। अभी देखो हम ये करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, लेकिन ये वाली क्या करेंगे साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल टीम को हायर करेंगे या इकट्ठा करेंगे। अब देखिए इससे क्या होगा, अभी इससे देखना क्या होगा, क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट की ऑनलाइन ट्रैकिंग उसके लॉग एक्सेस तंत्र की जानकारी है, साइट पंजीकरण इत्यादि की जांच के बाद ही उसके मालिक या मालिकों तक पहुंचा जा सकता है। पुनः एथिकल हैकर टीमों द्वारा ही अधिकांश यह कार्य किया जाता है, इसलिए यही श्रेष्ठ विकल्प है दोस्तों। समझे कि नहीं? क्योंकि मुझे तह तक पता चल जाएगा, उस जड़ तक पता चल जाएगा और हम ऐसे करेंगे तो शायद वो सतर्क हो जाएँ अगर जो पहला ऑप्शन था। समझे कि नहीं? अगला है दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। अरे यार! शांति उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियाँ करनी चाहिए। अगला खतरनाक हथियारों को रखने पर निदेश आदेश लागू करना चाहिए या अंतर धार्मिक विश्वास पर निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों जो मामला सल्टा कह रहा सल्टाना का मतलब होता है कि संभाल लेना। जो मामला जो है सल्टा सकते हैं ऐसे तो मतलब अलग लैंग्वेज है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। जो मामला मतलब हम ऐसे बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में? सल्टा को सॉल्व कहते हैं मान लीजिए। जो मामला हम लोग मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए तो कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग फर्जी क्यों नौटंकी करें, है कि नहीं? तो वो बातचीत के ज़रिए कह रहा है, देखिए
यहाँ करा उपद्रवी को सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें से बेटर क्या होगा, अगर मामला बातचीत से सुलझ जाए तो उससे बेटर और क्या है दोस्तों। तो यहाँ अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ लिखा क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी धर्मों और संप्रदायों के मध्य आपसी विश्वास और एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों इत्यादि के प्रति आदर भाव का निर्माण ही दीर्घकालिक और स्थायी समाधान है। इसके लिए आपसी वार्ता एक विकल्प है, बेहतर विकल्प है। ठीक दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए मान लीजिए ये वार्ता है, मान ली अब जैसे हमारे गाँव में क्या है, मतलब एक अंकल जी थे, वो जैसे कह रहे हैं मुस्लिम लोग को मतलब जो है दया नहीं आती, ये है, वो है। मतलब मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं क्योंकि वो मांस खाते रहते हैं, ये करते, वो करते। दोस्तों देखिए मांस खाना वो उनका वो कल्चर नहीं, वो बना लिए वो अलग मैटर है। ना उनके धर्म से वो रिलेटेड है, कभी भी नहीं रिलेटेड है। भाई वो जिस एरिया से उनका धर्म उदय हुआ, सऊदी अरब से मान लीजिए, तो वहाँ से जब वो धर्म उदय हुआ तो वहाँ क्या पालक होगी नहीं, धान होगा नहीं, गेहूँ होगा नहीं, तो उनकी मजबूरी है मांस खाना ना, तो मांस वो खाएँगे। अब अच्छा खुद ही सोचो, जम्मू-कश्मीर का आदमी कभी आइसक्रीम खाएगा क्या? आइसक्रीम कहाँ का आदमी खाएगा? उत्तर भारत का खाएगा, जो हम लोग हैं वहाँ खाएँगे, जहाँ गर्मी होगी वही तो खाएगा आइसक्रीम, के ऊपर का आदमी खाएगा? नहीं ना दोस्त। तो वहाँ की भौगोलिक दशाएँ डिपेंड करती हैं कि वहाँ का लोग क्या खाए। जैसे परफ्यूम कहाँ का कल्चर है? जहाँ लोग नहाते नहीं हैं ज़्यादा दिन, जहाँ ठंडी पड़ेगी, तो कहाँ ठंडी पड़ती है, कहाँ के लोग नहीं नहाते हैं? तो रसिया है, यूके है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ ठंडी वाले ज़्यादा हमेशा डेली नहीं नहाते लोग, तो परफ्यूम लगा लेते हैं, महकते रहते हैं। टाई, बेल्ट, सूट, बूट ये सब कहाँ जहाँ ठंडी होगी तो वहीं के लोग ज़्यादातर लगाते हैं। वो अलग बात है कि कल्चर शिफ्ट होता चला गया, हमारे यहाँ भी अब होने लगा, समझे कि नहीं? दारू कहाँ के लोग पिएँगे? अमेरिका के लोग, क्यों? अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, रसिया यहाँ के पिएँगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सर्दी कहाँ है? वहाँ पड़ती सर्दी ज़्यादा है, तो गर्मी दारू जो है गर्म पैदा कर देती है शरीर के अंदर, तो वो लोग वो पीते हैं। तो भौगोलिक दशाएँ डिपेंड करता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ठीक? और मैं किसी चीज़ को कभी गलत नहीं मानता हूँ, मैं ही नहीं विकास सर भी नहीं मानते, एथिक्स मैंने उनसे पढ़ा है, मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब 15 टॉपिक लगभग पढ़े हैं। 15 टॉपिक नहीं 15 क्लास किए थे शुरुआती, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि मतलब कोई चीज़ हम गलत तब मानेंगे, जब हाँ, ये निर्णय गलत हो, लेकिन हमें उस हिसाब के सिचुएशन के हिसाब से निर्णय अगर हम ले रहे हैं, तो सही है, समझ रहे हैं कि नहीं? एथिक्स में कोई चीज़ मतलब परमानेंट नहीं हो जाता, उस हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है कि जिस हिसाब से परिस्थितियाँ बनी होती हैं, समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक शैली की योजना का पता चलता है आपको। तो इसमें क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना या आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना। तो ये वाला दोस्तों सही है, ठीक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसका रीज़न देखो, क्योंकि आयोजकों और निषेधाज्ञाओं की जागरूकता उनके उल्लंघन की स्थिति में भुगते जा सकने वाले दुष्परिणाम इत्यादि पक्षों को समझाते हुए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए कि अनधिकृत रैली ना हो पाए। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और निरो सॉरी और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालाँकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण और फ़ायदेमंद काम है आपको? अब आपको जवाब देना है। पहला दिया है नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कुशल और अनुभव अपराध अपराध शाखा इकाई के अधिक अनुकूल हैं। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों के निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का प्रयोग करना चाहिए, ठीक? तो मुझे तो भैया यही लग रहा है, दूसरा वाला ज़्यादा सही ना? नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही है। बस अब आगे क्या ही पढ़े ना, वही हो गया। लिखा क्योंकि विभागीय नीतियों का सम्मान और संबंधित निर्देशों का पालन आपका पेशेवर कर्तव्य है। आपको निस्संदेह अपने कौशल का प्रयोग महिला सेल में कार्य करते हुए महिला सुरक्षा और उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक नीचे दिया है, जॉइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। आप ही के लिए मैं मेहनत करता हूँ, मैं पता नहीं कितनी बुक खरीद लिया हूँ अब तक, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ लिखा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं।
आपको अब क्या करना पड़े, मतलब आप देखते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं तो आपको क्या करना है? देखिए, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए, कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा, इसमें जो है ये वाला होगा क्योंकि गोपनीयता भी ज़रूरी है ना, भाई हम नाम तो उछाल नहीं सकते हैं। समझ में कि नहीं, गोपनीयता के साथ गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। समझा कि नहीं? सॉरी। ये नहीं, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, वो अलग दूसरा था दोस्तों। यहाँ लिखा एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत देखते हैं तो आपको कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना, ये वाला सही है। यहाँ बाहरी एजेंसी नहीं दोस्तों, ये वाला होना चाहिए ना, अभी दूसरे वाले में होगा ये चीज़। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी इसके पीछे देख लीजिए, क्योंकि महिला कांस्टेबलों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक और निष्पक्ष शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। यौन उत्पीड़न में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस तरह के प्रावधान किए गए। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए आपको क्या करना चाहिए, कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। नहीं दोस्तों, अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करना चाहिए, ये भी नहीं। नफरत भरे पोस्टों को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर पर गश्त लगाना, ये भी नहीं। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए आंतरिक धार्मिक शांति का पहल का आयोजन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही। यहाँ लिखा है क्योंकि सभी समुदायों के मध्य अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन है और पारस्परिक आदर सहिष्णुता और प्रेम की परिस्थितियों पर यदि सहमत बनती है तभी केवल तभी धार्मिक घृणा से जुड़े अपराधों पर रोक लग सकती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हर एक धर्म का एक प्रमुख व्यक्ति होगा, एक नेता होगा वहाँ का, जो उस धर्म की रक्षा कर रहा होगा। होते हैं गाँव में, अक्सर होते हैं, ठीक? वो किसी न किसी धर्म से होंगे, वो हिंदू धर्म से होंगे, मुस्लिम होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो मतलब जैसे होता है ना कि 4 लोगों के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, उनको उठा के आपस में एक जगह बिठा के उसमें समन्वय करा दो। जब वो लोग मतलब सहमत हो जाएँगे, वो लोग हो जाएँगे तो दंगा अपने आप रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं? हमें भीड़ से मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जो पार्टी के प्रमुख हैं उनको बुला के समझा दिया जाए, काम ही खत्म, पार्टी के लोग लड़ना बंद कर देंगे। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है, जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए? नहीं यार, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। सही बात है दोस्तों। ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जब तक आप सँभलें तब तक परिचालन समन्वय नियुक्त करना उचित रहेगा। ध्यातव्य है कि पूरा प्रभार आप ही के पास है और आप बहुत अल्प समय के लिए विराम ले रहे हैं, इसलिए यही न्यायोचित और व्यवहारिक निर्णय होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्त का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ, क्या है दोस्तों? देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, अरे यार, प्रदर्शनकारियों को वश में करने पर बल का प्रयोग नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, सबसे उपयुक्त आंसर यही हो जाएगा। देखा, क्योंकि पुलिस का यह दायित्व है कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करे, बृहद स्तर पर देखे, तो इन संस्थाओं के अंतर्गत वे सभी व्यवस्थाएं, नियम एवं कानून उल्लेखित हो जाती हैं, जिनकी सुरक्षा उनके देश करके देशभक्त का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है। अगला दिया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? ठीक? मतलब आईपीएस की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए उस कौन-सी हो जाएगी, हमारी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हो जाएगी, हैदराबाद में है ना दोस्तों? तो यही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आईपीएस की ट्रेनिंग कराता है। राष्ट्रीय जो एनडीए की ट्रेनिंग होती है वो खड़गवासला में होती है। तीनों सेनाओं जल, थल, वायु के कैडेटों को कमीशन पूर्व ट्रेनिंग में सॉरी दोस्तों,
जाने में एक प्रशिक्षित करना। दोस्तों एक्चुअली बात ये है ना, जैसे मेरा भाई नहा धो के मतलब चला गया, उसका फ़ास्ट है, तो जो है अगरबत्ती लगा दिया है, तो मतलब जो है पूरा भर गया है मतलब धुएँ से, ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए शायद हो, मुझे लगता है। बाकी कोई आज फ़ैन भी बंद कर दिया हूँ ताकि मतलब अच्छे से सुनाई दे। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी मानेसर, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु विशेष प्रतिक्रिया यूनिट के सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। अगला दिया एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैतों के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? तो आपकी दोस्तों क्या होनी चाहिए तत्काल प्रतिक्रिया? आप बताइए, देखते हैं दोस्तों। लिखा है बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्तर। भैया बैकअप बहुत ज़रूरी है यार, ठीक? हर मूवी में देखे होंगे अगर बैकअप नहीं रहता है तो फिर वहाँ पे जो हीरो भी होता है वो भी बहुत बड़ी समस्या में आ जाता है। लिखा अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। ये बात सही बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों? इसका रीज़न क्योंकि उपरोक्त परिस्थिति से किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ऐसे में सभी आपातकालीन विभागों के साथ समन्वय करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुँचना व्यावसायिक कार्यकुशलता में कमी का द्योतक होगा। पुलिस निर्देशिका में भी दबिश अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक दोस्त, आगे बढ़ें। देखिए हमारे 2 कंप्लीट हुए हैं, कितना टाइम हुआ है? ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए लिखा है कि इसमें अगला दिया हुआ 18 का शिफ्ट 1 है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन-सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो देखिए समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना या समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। दोस्तों ये तालमेल वाला ना सबसे बेस्ट है, याद रखिए समन्वय, तालमेल, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जितना हो सके हमें तालमेल बना के समन्वय स्थापित करना है, पुलिस और जो है उनके मध्य समन्वय। देखिए, वो तो अलग मैटर है कि जो ज़्यादा अपराध करे उसे क्या समन्वय बनाना, लेकिन ठीक है, अलग-अलग अपना सिस्टम है, लेकिन ज़्यादातर समन्वय वाला बढ़िया रहता है, जब नॉर्मल हो चीज़ें, मतलब ना हिंसा हो रही हो, ना कुछ हो रहा हो, हिंसा के मूड में हो, लेकिन तो आप तालमेल और समन्वय बैठा सकते हैं। देखा क्योंकि सामुदायिक पुलिसिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानीय निवासियों के साथ आपसी विश्वास और तालमेल के लिए ही प्रसिद्ध है, यही उसका सर्वप्रमुख गुण है। अगला दिया है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत एलजीबीटीक्यू अधिकारियों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ लिखा मानवाधिकार अधिकारों आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए। अगला हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए या धार्मिक सिद्धांतों यानी मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए, देखिए सामंजस्य आ गया ना दोस्तों, बैठाने के लिए सामुदायिक बैठकें या चर्चाएँ करनी चाहिए। सबसे उपयुक्त मैं बता रहा हूँ कि इससे क्या होगा, जो चीज़ें बहुत बेस्ट चलेंगी दोस्तों, और धर्म से संबंधित अगर चीज़ें हों तो ये सबसे बेस्ट वर्ड है, धार्मिक, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि प्रश्नानुसार धार्मिक सिद्धांतों में सामंजस्य बैठाना ही इस समस्या का समाधान है, जिसके लिए सामुदायिक बैठकों के माध्यम से आपसी संवाद होना चाहिए। अगला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए ये बताना है। मनोवैज्ञानिक या साइको जो होगा हमारा, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न पर अध्ययन करना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है साइको का। तो ये हो जाएगा, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए ही इस पे सही है। इसका देखिए रीज़न क्या है, यहाँ लिखा है क्योंकि अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला के पैटर्न को समझने के लिए हत्यारे की मानसिकता को समझना आवश्यक है। एक मूवी है फोरेंसिक, साउथ में जो लोग नहीं देखे हैं देखना, पैटर्न एक ही है, सेम है, मतलब बहुत अच्छी है, मैं तो कई बार देखा हूँ, मज़ा आ जाता है। तो ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखना आप लोग, तो वही जो बात यहाँ बताई जा रही है ना, वहीं से है कि हत्यारे की मानसिकता को समझना आवश्यक है। उसे जैसे लड़कियों से ही नफ़रत है तो क्यों है? उसकी मानसिकता क्या हो, छोटी-छोटी बच्चियों को ही क्यों किडनैप करता है, बड़ी बच्चियों को क्यों नहीं करता? तो ये मानसिकता समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी घटनाओं में अधिकांशतः ठोस कारण के बिना ही केवल मानसिक विकृति की वजह से ही अपराध किया जाता है। मानसिक जो विकृति होती है ना, उसकी वजह से अपराध किया जाता है। मतलब एक छोटा-सा बच्चा मुश्किल से मान लो 7 साल का, ठीक? वो 24-25 कत्ल कर देता है, तो कुछ न कुछ तो रीज़न रहा होगा, उसकी मानसिक विकृति है दोस्तों। ना उसमें इतना जो है वो आया होगा कि मतलब इतना बल हो कि बड़े-बड़े इंसान को हिला दे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो जो है ऐसा करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखेंगे आप लोग तब समझ पाएँगे, देख लीजिएगा टाइम मिलेगा रात में।
लिखा आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है। मुझे मजा आ रहा है यार पढ़ाने में ये सब। ठीक, आप पिछले 5 वर्षों में उसी स्टेशन पर काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, आपको क्या करना चाहिए? ये कहा है। देखिए, आपको क्या करना चाहिए? अनिच्छा से मतलब स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना। यार अनिच्छा यानी मतलब अनिच्छा, अनिच्छा मतलब इच्छा ही नहीं है। बिना इच्छा के स्वीकार करोगे गलत है दोस्त। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना। मोस्ट बढ़िया एकदम एक नंबर का हो गया, बस काम खत्म। यहाँ लिखा है क्योंकि निर्णय की पूरी सकारात्मकता के साथ पूरे मनोयोग से स्वीकार करना ही श्रेष्ठ विकल्प है। शहरी क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का विशेष अवसर आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा ही आपके करियर निर्माण और विकास के लिए आवश्यक होती है। अगला है आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे समझौते को स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों एक चीज बताएं, ज्यादातर होता यही है, मतलब रियल में बात करें, मतलब वर्तमान में तो होता यही। वर्तमान में छोड़ो, मतलब देखिए ग्राउंड पे कुछ और है, एथिक्स कुछ और है। आपके मन में हो सकता है लालच आ जाए, जब आप ज्वाइन करें तब लालच आ जाए, पहले आप बड़ी बड़ी बातें करें, नॉर्मल हो। ये सारी सबके साथ होती है, मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं शिकार नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए अंदर से दृढ़ होना पड़ता है ना। किसी एक पुलिस बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन पुलिस को इज्जत बहुत कम ही लोग देते हैं कि नहीं? तो हमें बनाना है कि हम किस तरह के पुलिस वाले बनने जा रहे हैं, या मतलब कोई भी पद हो हमारा उच्च, हम कैसे बनेंगे, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो देखिए मान एक होता ना कि मतलब पुलिस रिश्वतखोर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों। वो हम मानते हैं कि वो सब मूवी में दिखा दिखा के मूवी में दिखा के मतलब इफेक्ट डाल दिए हैं समाज पे, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में, समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीजें, हाँ ये मानता हूँ कि कमियां कहाँ नहीं होती दोस्तों, आप बताइए। कमी हर जगह होती है ना थोड़ा बहुत, तो ये हो सकता है, लेकिन ये वाली चीजें मतलब होती हैं बहुत कम नामत की, लेकिन हमें ये करना नहीं दोस्तों कभी भी, मतलब हमें अच्छा ही काम करना है। लिखा धोखाधड़ी को पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये ज्यादा सही है। ठीक, क्योंकि आपको सभी कानूनी प्रक्रियाओं का नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच ही करनी चाहिए, यही आपका कर्तव्य है। सही दो बात है दोस्तों। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए यहाँ लिखा है, बलात् कबूतनामे या स्वीकारोक्ति की निगरानी करने के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिए। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित या स्थापित करते हुए समुदाय के साथ बैठकें करना चाहिए। जरूरी है दोस्तों, बिना बैठक के हम बिना समन्वय के नहीं कर सकते। जो समाज से हमसे थोड़ा अलग है, जनजातियां समाज से मुख्य धारा से जुड़ी नहीं है, वो थोड़ा अलग है, तो हमें उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, समन्वय बैठाना पड़ेगा, उनसे तालमेल करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, ताकि वो भी उसमें शामिल हो। अपने जो लिखा नहीं है कि कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो वो जब हम भाई हम मान लीजिए हम जनजातीय क्षेत्र में जाए तो उनको लगेगा अपराध हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, क्योंकि आपसी समझ और सहभागिता दृष्टिकोण का ही विकास इन पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए समुदायों के साथ जनजातियों का संवाद ही श्रेष्ठ विकल्प है। दोस्तों आप ये हमेशा याद रखें, संवाद सामंजस्य अगर ऑप्शन में है तो थोड़ा वहां रुक के विचार जरूर कर ले। ठीक, क्वेश्चन के चांस वही बन जाएंगे ज्यादातर सही होने के, समझ में कि नहीं? आगे बढ़े। अगला, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी के बाद अदालत में जमा करना है? तो वो दस्तावेज दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए वो दस्तावेज हो जाएगा हमारा आरोप पत्र। क्या हो जाएगा? आरोप पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब देख लेते हैं आरोप पत्र क्या है। पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल किया जाता है। जमानत दोषी या आरोपी द्वारा अदालत से किया जाता है। गिरफ्तारी वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम सूचना पर पुलिस द्वारा किसी एफआईआर, यही है दोस्तों, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये है पुलिस द्वारा किसी मामले की सूचना का प्रथम लिखित संज्ञान होता है, एफआईआर। ठीक, अगला दिया है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या प्रत्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, ये समुदाय में मानदंड लंबे हैं,
समय से स्वीकृत हैं, तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर डी पे जाओ, अनुचित पारंपरिक रीति-रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। ये वाला सही है, क्योंकि देखिए क्योंकि समुदाय को रीति-रिवाजों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों की जानकारी देना और उनके उल्लंघन की दिशा में भुगते जाने वाले परिणामों की जानकारी देना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है दोस्तों। कि जो कानून बने हुए हैं, रीति-रिवाज के विरुद्ध बनाए गए जो कानून होते हैं, तो उनके मतलब उसे पहले बताना चाहिए, उनके परिणाम की जानकारी देना ही उपयुक्त है कि अगर इसका उल्लंघन होगा तो ये हो सकता है ना। आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? लिखा है टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। अगला है निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए। ऑपरेशन सुलझने या समाप्त होने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखने चाहिए। ये वाला ज़्यादा सही है, ठीक? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखा क्योंकि आपके बच्चे का मामला अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे में बतौर नेतृत्वकर्ता अधिकार अपने पास रखकर कुछ समय के लिए रणनीति क्रियान्वयन प्रक्रिया को डिप्टी के माध्यम से संचालित करना ही श्रेष्ठ विकल्प रहेगा। अगला है पहचान की चोरी और प्रत्यारोपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी जो है संपत्तियों पर विश्लेषण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यही वाला इसमें सही दिया हुआ है, यही हम मान भी लेंगे, ठीक दोस्तों। देखिए, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कभी मैंने ये सब पढ़ाया नहीं, आप लोगों की डिमांड पे। आप लोगों को कैसा लगे बताएँगे, और छोटी-मोटी अगर गलतियाँ हुई होंगी, मतलब जैसे अलग का फैक्ट बता दिया हूँ, पर देखिए गलती कोई नहीं हुई है, लेकिन जो फैक्ट है कहीं और का कहीं और जोड़ दिया हूँ, तो थोड़ा दिमाग को फैलाने के लिए आपके किया हूँ। ऐसा नहीं ना करता तो कोई बात नहीं थी, बोरस हो जाती क्लास ना, इसलिए थोड़ा मतलब फैल गया हूँ समझ लीजिए। तो जब थोड़ा फैला हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ अगर बुरा लगा हो। बाकी जानकारी है दोस्तों, मिल गई, अच्छी बात है, आप ही का फ़ायदा होगा ना। लिखा है क्योंकि वर्तमान तकनीकी दौर में व्यक्ति की पहचान से जुड़े साक्ष्यों के संदर्भ में आईटी की एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में संदिग्धों की पहचान उनकी प्रोफाइल या संपत्तियों के विश्लेषण से ही उजागर हो पाएगी। प्रत्यारोपण अपराध भी किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण के उपयोग द्वारा एक नकली पहचान बनाने से ही संबंधित होते हैं। जैसे कोई आप बनकर आपके फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से फोटो पोस्ट करता है, तो यह प्रत्यारोपण का मामला है। पुनः इसकी जांच के लिए संदिग्ध की आईटी प्रोफाइल के विश्लेषण से ही उसकी पहचान की जा सकती है। यही विकल्प दिए गए विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आपको क्या करना चाहिए? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। ये सहमत हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक, लिखा है पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। अपहरण का मामला दर्ज करके दोस्तों देखिए, ये ग्राम सभा के पास भेजना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बेइज्जती हो जाएगी ना। यहाँ लिखा है यदि सहमत हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना है। बिल्कुल सही बात दोस्तों। अगर तालमेल बन रहा, बात उछल नहीं रही है, समझ आया कि नहीं? तो उसे तालमेल के साथ ही दबा देना चाहिए, और जो है नॉर्मल फिर प्रक्रिया कर देनी चाहिए, अपना अपने-अपने क्षेत्र में चले जाएँ, ठीक? तो मतलब ये चीज़ है कि तालमेल, क्योंकि बेटी बालिग है और प्रथम दृष्टया अपनी मर्ज़ी से गई है, तो यही उचित रहेगा कि समझा-बुझा कर सुलह के माध्यम से ही समाधान निकाला जाए। इससे क्या होगा, मतलब समाज में उसकी इज़्ज़त ना उछले, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, नॉर्मल ही बातें होती रहती हैं ना, तो ये सारा मामला ये समझ में आया कि नहीं? तो ये है कि मतलब देखो, मैंने हमेशा कहा है, अगर सुलह हो रहा है, समन्वय हो रहा है, इस तरह के वर्ड आए ना, तो वहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए आपको, ठहराव आए तुरंत आप में, और तुरंत सोचना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ है। लिखा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, ठीक? अब देखते हैं, प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। चलो चलो यही ऑप्शन दिया ही है, मान लो। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह नहीं यार, बातचीत से बचने के लिए नहीं। स्वैच्छिक भौतिक या शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। जोड़े को सुरक्षा कवच या घेरा सुरक्षित ऑप्शन नंबर 1 सही है कि सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए उनको, ठीक? लिखा है क्योंकि अंतरजातीय धार्मिक जोड़े का मुद्दा सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। अतः बिना किसी लापरवाही के पूरी सावधानी और प्रक्रियाओं के अनुसार है, उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना ही सही रहेगा। विकल्प बी नहीं है
क्योंकि कानूनी रूप से जोड़े द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह का व्यवहारगत पाबंदी या सावधानी झेलनी पड़े। अगला सी है कि सी भी नहीं है क्योंकि भौतिक अलगाव का सुझाव देना पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डी भी नहीं है क्योंकि पुलिस को जोड़े के विषय में खुफिया जानकारी मिली है, जोड़े द्वारा सुरक्षा की मांग नहीं की गई है, ना ही कहीं जाने की इच्छा जाहिर की गई, जिसके लिए जो है सुरक्षित आवागमन प्रदान किया जाए। अगला है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, प्रबंधन के पास वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, इसमें क्या करना चाहिए आपको? इसमें करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा कि अवैध हड़ताल कार्यवाही के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। नहीं दोस्तों। अगला है पड़धारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यही सही बताए हैं। क्यों बताए हैं? अभी हम इसका रीजन देखते हैं। क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के रूप में आपको पड़धारकों या हितधारकों के बीच विवाद समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। ध्यातव्य है कि वर्तमान में हड़ताल को ट्रेड यूनियन के एक वैध साधन के रूप में कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सीमित मान्यता प्राप्त है। अतः प्रश्नानुसार हड़ताल अवैध है नहीं अथवा नहीं, यह जाने बिना जुर्माना भी कार्यवाही उचित नहीं रहेगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने 3 सेट किए लेकिन लाजवाब तरीके से किए। आपका एक सेट बच रहा, ये देखिए आप जो आप सेट 4 है, ये सॉरी सेट दूसरा है, ये जो इसमें मतलब 4 है टोटल, 3 4 थे 3 करा पाया हूँ। आज देखिए टाइम हो गया है, मैं कल जो है यहीं से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक? तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन हम कल आराम से कर लेंगे। देखिए आपको मज़ा आया कि नहीं कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। मैं भी पहली बार पढ़ाया हूँ, थोड़ा आपके समझ में आया होगा तो हौसला मिलेगा मुझे कि चलो ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर नहीं होगा उससे पहले सारी चीज़ें हम कवर करा देंगे। देखिए 24 सेट में करा चुका हूँ यूपी पुलिस का, आप लोग ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार करके जाइए दोस्तों, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने की मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावना है, उसमें 3 सॉल्व पेपर हैं और 21 जो है नए क्वेश्चन बनाए गए, नए पेपर, समझ रहे हैं कि नहीं? 150 क्वेश्चन और लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से है, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएँ, प्लेलिस्ट बनी हुई, बाकी और भी जो चीज़ें रिवीजन करना चाहें वो करके चले जाएँ, जितना पढ़ सकें। पढ़ना आज के समय नहीं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बार-बार रिवीजन करने से सिलेक्शन होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन गलत हो उसे तुरंत नोट करो। बस इतना काम अगर आप कर रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्म वहाँ करेंगे। ठीक दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।